हेलो स्टूडेंट्स, यस दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। स्टूडेंट्स, आप ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ भी जा सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विथ डेली लाइफ क्वेश्चंस के साथ। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कौन सा टॉपिक? आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। सर, कूलाम का नियम क्या है? स्टूडेंट्स, ये जो नियम है ना, कूलाम नियम, ये इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर की आत्मा है। कई बार हम लोग इस चैप्टर को कूलाम के नियम से ही जानते हैं कि अच्छा जिसमें कूलाम का नियम है वो वाला चैप्टर याद करना है। अरे यार, वो वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे ही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कूलाम का नियम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आइए पढ़ते हैं इस कूलाम के नियम को। तो क्या होता है कूलाम का नियम? उससे पहले जल्दी से वीडियो को क्या कर दे, लाइक करें और जल्दी से सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दें और उनसे कहें कि आ जाओ मैग्नेट ब्रेन्स पर कूलाम नियम पढ़ाया जा रहा है। आओ, तो कूलाम का नियम होता क्या है? यह नियम, इस नियम के अनुसार सबसे पहले बताते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। स्टूडेंट्स, कूलाम जो थे एक हमारे महान वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया, जैसा मैंने आपको बताया, आवेश जाना, आवेश दो तरीके के होते हैं, या तो आवेश होगा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। और हमने ये बताया था अगर समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो जो बल लगेगा ना, उसी बल को बताया था कि सर कितना बल लगेगा, वो बताया था कूलाम जी ने। किसने बताया था? कूलाम सर ने बताया था कि अगर दो आवेश पास पास रखे हैं, एक यहां पर रखा है और एक यहां पर रखा है, तो उनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो बल कितना लग रहा होगा, उसी को बताया था कूलाम ने। तो जल्दी से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। मान लेते हैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है। क्या रखा है? एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है और यहां पर एक निगेटिव चार्ज क्यू रखा है। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है स्टूडेंट स्मॉल आर। मतलब ये दोनों आवेश स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये दोनों आवेश, एक कैसा है? धनावेश है और एक कैसा है? ऋणावेश है। मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मतलब इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो कितना आकर्षण बल लगेगा उसको बताएंगे कूलाम सर। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक अपना लॉ दिया था। इनके अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। सर, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, जितना इधर कम होगा उतना ही इधर कम होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। सर, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इतना इधर मतलब जितना इधर बढ़ेगा सेम क्वांटिटी में उतना इधर घटेगा, और जितना इधर घटेगा सेम क्वांटिटी में उतना ही इधर बढ़ेगा। तो आओ, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि जो हमारा दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, परिमाण के गुणनफल, मतलब इनकी, मतलब मान लेते हैं ये 2 कूलाम है और ये भी 2 कूलाम है, तो क्या करें? कहा कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1, इसको Q1 दे देते हैं नाम और इसको Q2 दे देते हैं। इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करा दो। क्या करा दो? इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करा दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2।
ओके, इतना तो समझ में आया। दूसरा इन्होंने बताया वो जो फोर्स होगा वही फोर्स इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो F होगा हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। अब समझ में आया कि अच्छा सर ये चीज इतनी जो बड़ी लिखी है वो बस 2 लाइनें हैं। हाँ, बस यही 2 लाइनें हैं कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, एंड F होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। तो जल्दी से इसको पहली इक्वेशन डाल देते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन डाल देते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मान लेते हैं यहां पर पहले से जल्दी से बना देते हैं, ये हमारा Q1 है और थोड़ी सी दूरी पर यहां पर Q2 है, ये निगेटिव है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। सही है। तो बताया था कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, एंड जो F होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। तो जल्दी से दोनों इक्वेशन को क्या करें, मिला देते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब भी कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ला देते हैं। तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू होती है, इस K का क्या होता है, आंकिक मान होता है। कितना मान होता है, जरा लिख देते हैं। वेयर K जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मतलब इस K की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। तो जल्दी से यहां पर लिख देते हैं। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। मतलब कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेश के बीच में कितना आकर्षण बल लग रहा होगा, साहब इतना आकर्षण बल लग रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी इसकी वैल्यू भी हम लोग देखेंगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आइए बताते हैं आगे। ठीक, वायु तथा निर्वात में रखा है तो K की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1/ε0 रख देंगे। जहां पर ε0 क्या है, ये सर ये ε0 क्या है, इसको बोलते हैं वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। मेरे साथ बोलेंगे, जल्दी से बोलो, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। याद नहीं करनी पड़ेगी, एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये होती है 1/ε0 की वैल्यू। क्योंकि यहां पर देखो 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन की सर वैल्यू क्या होती है, इसको आगे निकालेंगे इसी फॉर्मूले की मदद से। ठीक है ना। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। यदि आवेश किसी परावैद्युत में स्थित हो, मतलब परावैद्युत में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्थित हो, तब क्या होता है, कुछ नहीं, बस यहां पर K लगा देते हैं और इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। वायु तथा निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, वो आपकी गिवन होती है। तो क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे बस K लगा देना है छोटा सा, और इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट वही, पूरा फॉर्मूला वही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आ गया, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, परावैद्युत माध्यम में रखा है, तब है इसकी ये वैल्यू। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके सर, बढ़ते हैं। वायु अथवा निर्वात के लिए हमने बताया, वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 1। अगर K की वैल्यू 1 तो रख दो फॉर्मूले में 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K की जगह 1 रखोगे तो हट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया। यदि आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तो, अगर आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तो K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है।
तब, लेकिन अगर किसी परावैद्युत माध्यम का मतलब है पानी में रखा है या फिर सैंड में रखा है, बालू में रखा है, या फिर वैक्स में रखा है, वैक्स मतलब जो मोम हो गया इसमें रखा है, आपके आवेश रखे हैं, जरूरी थोड़ा ना हवा और निर्वात में ही रखा हो, तब क्या होता है, तब जो फॉर्मूला बन के तैयार होता है वो आता है F इक्वल्स टू 1/4πε0। यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है बस यही चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है इसकी जगह? इसकी जगह आ जाता है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। क्या आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। क्यू बाकी सेम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमारा आवेश, हमारे जो दो आवेश हैं वो किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, तब क्या होगा? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सर बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये परावैद्युत एप्सिलॉन होता है ये किसके इक्वल होता है? इसका भी तो कोई रिलेशन होगा एप्सिलॉन नॉट के साथ। बिल्कुल होता है, इसका रिलेशन होता है एप्सिलॉन जो होता है हमारा वो के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहां पर के क्या है? परावैद्युतांक है। तो क्या आप के की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। के इक्वल्स टू, इसको यहीं जमा दो और इसको नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक आ गया। क्या आ गया? परावैद्युतांक। समझ में आया? और हमेशा इसकी वैल्यू एक से कैसी होगी? ज्यादा होगी। इसके की वैल्यू हमेशा एक से कैसी होगी? ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक से वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, इस पर बेस्ड एक एमसीक्यू जरूर पूछ दिया जाता है। पूछ देंगे कि कोई भी चीज दे दिए कि इसका परावैद्युतांक बताओ, और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 ऑप्शन एक से कम होंगे। कोई माइनस में होगा, कोई 0.0 करके होगा, लेकिन एक जो होगा वो 1 2 3 या फिर ऐसा कुछ होगा। तो आंख बंद करके देखना कि एक से ज्यादा है, लगा आना टिक। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक, तो हमेशा इसकी वैल्यू कैसी होती है? एक से ज्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन बता सकते हो परावैद्युतांक की? बिल्कुल बता सकते हैं, रटना नहीं है। देखो ये क्या है? रेशियो है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा इंग्लिश में देख लो तो क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परावैद्युतांक। समझ में आया? और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? एक से ज्यादा। ठीक, अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान व मात्रक। ओके, वही एप्सिलॉन नॉट जो भी आया था, हाँ वही एप्सिलॉन नॉट। अब इसका न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे। आइए निकालते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। हमको पता है कि एफ जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10 की पावर 9, मेरे साथ बोलो, अभी बताया था ना, तो बोलो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। यस सर, बिल्कुल है। मुझे किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है। तो क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इस एप्सिलॉन नॉट को पकड़ो, उठाओ और कह दो तुम ऊपर जाओ, और 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहो कि तुम नीचे आ जाओ, बस आ जाएगी वैल्यू। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, 4π × 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जरा सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। 1/4 × 3.14 × 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, और ये वाली जो यूनिट है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? जो नीचे होती है, जो प्लस में होती है, वो पावर निगेटिव में हो जाती है, और जो निगेटिव में होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये वाली जो यूनिट है ये पलट जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऐसे करके पलट जाएगी। तो क्या आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.85 × 10 की पावर -12, और मैंने कहा यूनिट कैसी हो जाएगी? पलट जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? मेरे साथ बोलेंगे, कितनी है? 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहां पर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बोलो, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके सर, ये तो क्या आ गई?
हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, विमीय सूत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? विमीय सूत्र। अब सर विमीय सूत्र कैसे निकालें? मैंने तो 11th में पढ़ के आए हैं और तब से तो पढ़ा भी नहीं है और वो सब भूल भी गए होंगे। अब मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं ड्राइव्ड करूंगा। क्या करूंगा? ड्राइव्ड करूंगा। तो सर करके दिखाइए। आ जाओ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया? ओके, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसका जरा डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। आ जाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला। हमें कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला तो पता है, बिल्कुल सर पता है। क्या है कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही होता ना? बिल्कुल यही होता है। अगर ये फॉर्मूला पता है, तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का। तो इस एप्सिलॉन नॉट को पकड़ लिया और इससे कहो तुम ऊपर जाओ, F की जगह जाओ, और F से कहो F तुम नीचे चले जाओ। बस, क्योंकि हमें Q की भी पता है, F की भी पता है। F क्या है? फोर्स है, और R तो दूरी है, R की भी पता है। तो बस हमें सबकी पता है, सबको समराइज कर देंगे। आ जाओ। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई F डॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब एक बात बताना, 1/4 पाई क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है, आंकिक मान है, न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा कि सर कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है, जो विमेय होती है, वो कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती नहीं, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो कर दो निगलेक्ट, तो कह दो कि जाओ तुम उड़ो जाके। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन F अपॉन, ओके ये क्या हो गया? अपॉन F। वेट अ सेकेंड, जल्दी से तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम लोग इसकी डायमेंशंस देख रहे थे। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन F R²। तो सर जल्दी से बताइए Q की डायमेंशन क्या होती है? मुझे पता है, आपको भी पता है, अभी निकाली है। AT और दूसरे वाले Q की भी सेम AT अपॉन F की MLT-2, और R की क्या है? R दूरी है, मतलब L²। तो जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं, इधर आ जाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अब यहां पर देखना, जो मैंने कहा जो चीज ऊपर जाती है उसकी पावर निगेटिव हो जाती है। तो m ऊपर जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 1, L², मतलब l की पावर 3 नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा l की पावर -3 हो जाएगा। और जब t की पावर ऊपर जाएगा -2, मतलब प्लस का हो जाएगा। तो इसको क्या, पहले एक इसको और थोड़ा समराइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं ऐसे करके। एक मिनट। हाँ देखो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू A² T², ओके, अपॉन ML³ T की पावर -2। अब इसको ऊपर भेज देते हैं। तो M-1 L-3 T की पावर -2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? T की पावर 4 हो जाएगा। तो T की पावर 4 एंड A²। स्टूडेंट, ये हमारी आ गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ओके, ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखेंगे कूलाम का सदिश रूप। क्या देखेंगे? कूलाम का सदिश रूप। हाँ, कूलाम का सदिश रूप। कूलाम का सदिश रूप क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी देखी, अब हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मान लेते हैं दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। अगर दोनों आवेश धनावेश हैं तो ये वाला आवेश इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन में एक जा रहा है ईस्ट तो दूसरा जा रहा वेस्ट, मतलब डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं। अगर डायरेक्शन है तो कहीं ना कहीं वेक्टर को आना तो जरूरी है, सदिश आना तो जरूरी है। जल्दी से पहले इसको बना देते हैं डायग्राम। मान लेते हैं यहां पर एक ओके, यहां पर +q है, +q1, और यहां पर +q2 है। ओके, ठीक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है स्टूडेंट्स? वो है mod r। ओके, अब ये वाला क्या करेगा? ये वाले पर q2 फोर्स लगाएगा, q2 वाले पर q1 फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ये कहेगा तुम उधर की तरफ जाओ, तो क्या बोलेगा? फोर्स ऑन
2 ड्यू टू 1। समझ में आया? अब जब हम लोग इधर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या बोलेंगे? R1 माइनस R2, हाँ या ना? और जब हम लोग इधर से इधर की तरफ Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तब क्या बोलेंगे? R2 माइनस R1। क्यों क्या होता है? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो R2 माइनस R1। ये समझ में आया? इसके ऊपर चढ़ा देते हैं वेक्टर और इसके ऊपर भी वेक्टर चढ़ा देते हैं। अब हम लोगों को निकालना है इसका सदिश रूप। आइए देखते हैं। तो F पहले एक का निकाल लेते हैं, दूसरे का तो सेम रहेगा। तो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर ना लेकर K ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। K इक्वल्स टू F इक्वल्स टू F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर। यही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डॉट हमने बताया कि जब भी कभी किसी स्केलर को अगर दिशा देनी हो तो हम लोग क्या कर देते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एन कैप होता है। क्या होता है? एन कैप। अब यहां पर यूनिट वेक्टर क्या आएगा? सबसे पहले यूनिट वेक्टर का इधर फॉर्मूला लिखते हैं ब्रैकेट में। तो एन कैप इक्वल्स टू क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो ऐसे यहां पर आ जाएगा। तो इस एन कैप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस एन कैप की जगह हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 ऊपर वेक्टर अपॉन मॉड ए। यहां पर ये हटा देते हैं, अपॉन मॉड R1 माइनस R2। ये क्या आ गया? हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। समझ में आया? अब क्या हम लोग इस R को, ये जो R है इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस वाले R को ऐसे लिख देते हैं। तो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू K डॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डॉट R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R1 माइनस R2। ये मॉड। अब इसका क्या है? ये 2 है और इसकी पावर 1 है और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 2 + 1 मतलब 3। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की पावर होल क्यूब डॉट R1 माइनस R2 वेक्टर। बेटा ये आ गया आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कूलम्ब्स का सदिश रूप। समझ में आया? सर क्या हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला तो आप ही लिखेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा वाला करते हैं क्योंकि मुझे करना है इरेज। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ये ठीक है, ले लिया। बढ़ते हैं आगे। तो फोर्स ऑन 2 का बताओ तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 हो जाएगा। K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब डॉट यहां पर भी सेम R2 माइनस R1 और ऊपर वेक्टर। तो ये आ गया सदिश रूप किसका? कूलॉम के नियम का। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। बेटा फिजिक्स से प्यार होने लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब पढ़ते हैं कूलॉम के नियम की सीमाएं। जैसे हर एक चीज की सीमा होती है, मतलब हम अपने सीमा के बाहर कोई काम नहीं कर सकते, ऐसे ही कूलॉम की भी लिमिटेशंस हैं। ये अपने लिमिट में रह के ही हर काम करता है। कौन कौन से काम? जैसे यह नियम बड़े आवेशों के लिए वैध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आवेश हैं और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बताओ, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बताओ, तो कूलॉम का नियम कहेगा भैया हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो मतलब बड़े बड़े आवेशों के लिए यह नियम वैध नहीं है। यह नियम सिर्फ छोटे आवेशों के लिए वैध है। छोटे छोटे जो पॉइंट चार्जेस होंगे उनके लिए ही यह नियम वैध है। जब दोनों आवेश गति में होंगे तब यह नियम वैध नहीं होगा। हम लोग कौन सी शाखा में, कौन सी ब्रांच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्तर वैद्युतिकी। मतलब कहीं ना कहीं आवेश कैसे होने चाहिए? रुके हुए होने चाहिए। तो अगर आवेश ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो क्या इनके बीच में फोर्स बताया जा सकता है? नहीं। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? जब आवेश गति में होते हैं
तब उसके लिए यह वैध नहीं होता है। जब दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होंगे तब यह नियम वैध होगा। जब दोनों आवेश रुके हुए होंगे तभी हम लोग इनके बीच का बल बता सकते हैं, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। ओके, यह नियम तब भी वैध है जब एक आवेश गति में हो और दूसरा आवेश स्थिर अवस्था में हो। ऐसा हो सकता है सर कि एक आवेश है वो रुका हुआ हो और लेकिन दूसरा आवेश ऐसे करके घूम रहा हो, मतलब मोशन में एक रुका हुआ हो और दूसरा अगर मोशन में है, तब हम लोग कूलाम के नियम से इन दोनों को बीच में लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी क्या रही, हमारी कूलाम के नियम की लिमिटेशंस रही। अब एक चीज, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता व अंतर। एक मैं चीज लिखता हूं, जरा यहां पर देखना। एफ जी इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले को देखो जरा। अगर इन दोनों फॉर्मूले को देखो तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि सर ये दोनों तो सेम है। बिल्कुल, अगर ये दोनों सेम है तो क्या आप कह नहीं सकते हो ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, क्लास 11 में पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ, और ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है। तो अगर ये दोनों सेम है, कहीं ना कहीं किसने नकल की? क्या कूलाम ने न्यूटन की नकल की या फिर न्यूटन ने कूलाम की नकल की? हमें तो ऐसा लग रहा है कूलाम ने न्यूटन की नकल नहीं की, उसी से रिलेट है। तो आइए इनमें समानता देखते हैं और अंतर देखते हैं। समानता क्या है? व्युत्क्रम वर्ग नियम, दोनों में 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। इसमें भी 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें भी 1 अपॉन आर स्क्वायर है। मतलब अगर पास पास आवेशों को रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर दूर दूर रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स कम लगेगा। ऐसे ही अगर मास पास पास होंगे, दो द्रव पिंड होंगे वो पास पास होंगे तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा, अगर दूर दूर होंगे तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो कम होगा। समझ में आया? क्योंकि कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, केंद्र से जुड़ने वाली रेखाओं के साथ कार्य करता है। मतलब ऐसा है कि यहां पर भी मास 1 है और यहां पे बिल्कुल सेंटर पे मास 2 होना चाहिए, सीधी लाइन पे होना चाहिए। अंतर क्या है? यह आकर्षी व प्रतिकर्षी बल दोनों होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, जो अभी हम 12th में पढ़ रहे हैं, ये दोनों होता है। आकर्षी बल भी होता है और प्रतिकर्षी बल भी होता है। लेकिन जो 11th में पढ़ के आए हैं, जो न्यूटन सर ने बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षी होता है। कभी भी दो मास एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो Fg यह सिर्फ आकर्षी होता है। दूसरा, Fe यह माध्यम पर निर्भर होता है। जो हमारा जो अभी 12th में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम का नियम, यह माध्यम पर निर्भर होता है। इसमें माध्यम में चेंज होने से फोर्स में चेंजमेंट आ जाएगा। लेकिन जो Fg होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो माध्यम पर डिपेंड नहीं होता। चाहे आप अर्थ पर खड़े रहो, चाहे मून पर चढ़े जाओ या फिर चाहे कहीं ब्रह्मांड में चले जाओ, माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? इसके बाद अगर दोनों की वैल्यूज देखें तो K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। समझ में आया? अब एक और पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किस में आता है, एग्जाम में आ जाता है। स्टूडेंट्स, F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, मानते हो? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर इस दूरी को, अगर दो आवेश हैं, ये मान लेते हैं इतनी दूरी पर रखें, अगर इस दूरी को हम लोग आधा कर दें तो बल कितना बढ़ेगा या घटेगा? तो आप कहोगे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? आ जाओ वही बताते हैं। ठीक है, अगर हम दूरी को आधा कर देते हैं तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको क्या कर दें, आधा कर दें, तो आधा कैसे करेंगे, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू 4.k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहीं ना कहीं हमारा जो बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो देखो 4 गुना बढ़ गया। अगर हम लोग क्या कर दें, दुगना कर दें, इस दूरी को दुगना कर दें तो 4 गुना कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स?
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कूलॉम्स लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद आपके मन में, दिल और दिमाग में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। स्टूडेंट्स, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ये सारे टॉप कोर्सेज जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, वो भी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, बिल्कुल फ्री में। आप जा सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, तो इन पर फॉलो करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।